अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा एक नया टॉपिक है। वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास कि किसी भी एलिमेंट का हमने मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। किसी भी जस्ट लाइक हाइड्रोजन है, कार्बन है, उनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं एटॉमिक मास के बारे में, जो हमने पहले पढ़ा था कि एटॉमिक मास क्या होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक छोटा सा एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। वो कौन सा है? जस्ट लाइक हमारे पास जिसकी डेफिनेशन एटॉमिक मास की द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। एटॉमिक मास की डेफिनेशन है जिसमें प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स में प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो किस में पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? फ़र्ज़ करें हमारे पास ये जो है वो एक एटम है, ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? डेफिनेशन दी मैंने एटॉमिक मास की, द सम ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो किस चीज़ में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स दोनों पाए जाते हों, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। दोबारा बताते हैं इसकी डेफिनेशन एटॉमिक मास की। वैसे तो आज हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एटॉमिक मास के बारे में जानते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास के बारे में जानने के बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो इससे पहले सबसे पहले जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन है वो ये है कि द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर प्रोटॉन्स भी पाए जाते हों और न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हों, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक। जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है इन दोनों का जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो उसको कहते हैं एटॉमिक मास। हमारे पास रिज़ल्ट एटॉमिक मास आ गया। जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको, हम कार्बन की एग्जांपल दे रहे हैं, कार्बन की, इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 जो है वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। 6 इसमें क्या है? प्रोटॉन्स हैं और 6 इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब हम इनको आपस में प्लस करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 12 AMU। इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जो हमारे पास रिजल्ट्स है वो है 12। तो आया कार्बन का जो एटॉमिक मास है, कार्बन का जो एटॉमिक वो कितना है? इज़ 12 AMU। तो कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है? 12 AMU है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, वो है एग्जांपल ऑक्सीजन की। एक और एग्जांपल है ऑक्सीजन। इसका हमें एटॉमिक मास कैसे मालूम होगा कि इसका कितना? वैसे तो बुक में लिखा हो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो 16 है। तो हमें पता भी होना चाहिए कि इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। इसमें प्रोटॉन इसमें भी 8 होते हैं और न्यूट्रॉन्स में भी 8 होते हैं। जब हम इनको आपस में कैलकुलेट करते हैं, प्लस करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है वो है 16। तो हम ये लिखेंगे कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास था, ऑक्सीजन एटॉमिक मास है वो कितना है? 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास था वो कितना था? 16। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गया है इसका। बुक में तो वैसे ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ कि फ़लाँ का इतना है, फ़लाँ का इतना है। तो हमने उसको करना कुछ इस तरह से है। शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में भी आता है कि पूछ सकता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो टोटल कितना है, उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कितने कितने एटॉमिक पाए जाते हैं।
तो आप इसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं अब मॉलिक्यूलर मास की जानिब। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, मास का मॉलिक्यूल, मास का मॉलिक्यूल मालूम करना, मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ द एटॉमिक ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट, तमाम के तमाम जो एटम हैं वो प्रेजेंट मौजूद होते हैं किसके अंदर? इन वन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में, ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। दोबारा पढ़ते हैं, सम ऑफ द एटॉमिक ऑफ ऑल द एटम्स, जो तमाम के तमाम, सम टोटल ऑफ द एटॉमिक ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में पाए जाते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस डेफिनेशन में कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस क्या होता है। वैसे तो हमने मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ये क्या होता है, इसको हमने वैसे तो हमने मैटर को दो स्टेट में पढ़ा था, मैटर को हमने दो स्टेट में पढ़ा था। कौन कौन सी? एक सब्सटेंस है और एक मिक्सचर है। सब्सटेंस क्या होता है इसमें, सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्सटेंस के बारे में जानते हैं। जो सब्सटेंस है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की जो प्योर फॉर्म है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। कोई भी चीज़ होती है प्योर, कोई सी भी चीज़ की प्योरिटी फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं। मिक्सचर जो है वो आप लोग भी जानते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो मजमूआ है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो एक चीज़ नहीं बनती। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल के एक जो कंपोजिशन मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, वो एक बनावट हमारे पास बन जाती है। जैसा कि मैंने आपको वो चाय वाली एग्ज़ाम्पल भी दी थी, और जैसा कि मकान की मुख्तलिफ़ ईंट और बजरी, सीमेंट, सरिया वगैरह, इस तरह जब चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो हम एक कमरा बनाते हैं, तो वो ईंटें वगैरह और बजरी, सीमेंट सब कुछ जो हमारे पास वो कंपोनेंट थे। तो इस तरह इसमें भी हमने देखना है कि मिक्सचर क्या है और सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस जो है वो प्योरिटी, किसी भी एलिमेंट्स की प्योरिटी को हम सब्सटेंस कहते हैं, और जो मिक्सचर है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के मजमूए को हम जो है वो मिक्सचर कहते हैं। तो इससे पहले और साथ में आपको ये भी बता दें कि सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी होता है, सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी होता है। नंबर 2, सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट की फॉर्म में भी होता है। और नंबर 3 पे सब्सटेंस जो है वो फार्मूले की फॉर्म में भी होता है। कौन कौन सी 3 है? सबसे पहले हमारे पास सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी होता है। सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज़ है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जैसा कि पानी है ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी है। इसके अलावा सब्सटेंस और किस चीज़ में होता है? एलिमेंट की फॉर्म में भी होता है, एलिमेंट उनसर की फॉर्म में भी होता है। इसके अलावा एक और है कि सब्सटेंस जो है वो फार्मूले की फॉर्म में भी होता है। तो ये 3 फॉर्म है सब्सटेंस की। तो कौन कौन सी फॉर्म है? सबसे पहले हमारे पास है सब्सटेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में कैसे है, जैसा कि हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि इसकी वाटर की एग्जांपल है हमारे पास। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक पानी है, एक इसके अंदर क्या है? पानी है। इसके अंदर क्या है? पानी है। पानी कैसे बनता है? ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होके पानी बनाते हैं। तो ये पानी जब बन गया तो उसकी हमने सिर्फ एक फॉर्म वाटर की ले ली है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसको हम कहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है। तो वाटर हमारे पास, मैंने आपको इसकी 3 सब्सटेंस की वो 3 बताई थी टाइप्स, कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी होते हैं और एलिमेंट्स की फॉर्म में भी होते हैं। ये तो हमारे पास है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म। अब हमने देखना है कि एलिमेंट की फॉर्म में कैसे होते हैं। तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्बन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कार्बन है, ये प्योर फॉर्म में कार्बन है, प्योर फॉर्म में।
ये प्योर फॉर्म में कार्बन है। तो हमने क्या करना है, सारे के जो सारे कार्बन एटम है हम इसको एटॉमिक सब्सटेंस कह सकते हैं। जो दूसरा मैंने आपको बताया था, इसको हम जब हम एक निकालेंगे तो इसको हम कहते हैं कि ये एटॉमिक सब्सटेंस है, एटम्स की फॉर्म में है, और ये एटॉमिक सब्सटेंस में है। इसके अलावा और हमने आपको बताया था कि फार्मूला सब्सटेंस की फॉर्म में भी होते हैं, फार्मूला की फॉर्म में भी होते हैं सब्सटेंस। जो सब्सटेंस फार्मूला की फॉर्म में कैसे होते हैं, आइए वो भी दिखाते हैं आपको। हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये नमक है। ये नमक जो है ये किस फॉर्म में है, ये जो है फार्मूला, इसको हम कहते हैं कि ये फार्मूला सब्सटेंस है। जो फर्स्ट थी ये हमारे पास ये है, सेकंड नंबर पे ये है, और थर्ड नंबर पे इसकी टाइप सब्सटेंस की है। सब्सटेंस जो है पहले नंबर के मॉलिक्यूल की फॉर्म में इस तरह पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बनते हैं। ट्रिलियंस ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल आपस में मिल के एक जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। एक हमने यहाँ से निकाले, वैसे ये तो ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो पानी बनता है, तो हमने उसमें से एक H2 वाटर निकाला है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कार्बन है। ये कार्बन किस फॉर्म में होता है, ये एटॉमिक सब्सटेंस की फॉर्म में होते हैं, एक हमने निकाल के आपको दिखा दिया। थर्ड नंबर पे है सोडियम क्लोराइड, नमक जो है ये फार्मूला सब्सटेंस की फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इसकी डेफिनेशन है द सम ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में, ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस वैसे हमने मैटर को दो स्टेट में पढ़ा था, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस जो है प्योर स्टेट ऑफ मैटर होती है, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो मिक्सचर कैसे बनता है। मिक्सचर जो है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमू जब आपस में मिक्स होता है तो वो एक मिक्सचर बन जाता है, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो उसके बाद हमने फिर सब्सटेंस के तीन फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, उसके बाद एटॉमिक है, और उसके बाद फार्मूला है। ये तीनों फॉर्म में ये पाया जाता है। एग्जांपल भी आपके सामने कर दी है, वाटर की, कार्बन की और सोडियम क्लोराइड की। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं मॉलिक्यूलर मास। मज़ीद इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक जग पानी का है, जैसा कि पीछे हमने एग्जांपल में भी किया था। एक जग पानी का है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके वो क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके वो पानी बना रहे हैं, क्योंकि जब ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल आपस में उनका मिलाप होता है तो वो पानी बन जाता है। कौन कौन से हैं वाटर में, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है H है प्लस, इसमें 2H प्लस O। जब इनको आपस में कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास वाटर बन जाता है। इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं प्लस एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जब आपस में मिलाप करते हैं तो ये हमारे पास पानी बन जाता है। तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले इसका कम्बिनेशन बनाना सीखते हैं। जैसा कि टू है प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 है प्लस ऑक्सीजन का कितना है 8, सॉरी ऑक्सीजन का 16 है। तो 2 के एज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा और 16 का 16 ही रहेगा। 16 और 2 जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो 18 हमारे पास मॉलिक्यूलर जो मास है वाटर का वो हमारे पास क्या है 18 है। कैसे कैलकुलेट किया हमने, सबसे पहले एक जग पानी का लिया जिसमें ट्रिलियंस ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद हैं, पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने उसकी क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं वाटर का, पानी का, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। वाटर का कैसे निकालते हैं, बुक में तो लिखा हुआ कि
जो वाटर्स का जो है टोटल वो है 18 AMU। तो हमने थोड़ा सा उसको डिटेल में किया कि हम इसको ऐसे कैलकुलेशन उसकी कुछ इस तरह से है, जिसमें दो जो हैं वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं प्लस एक ऑक्सीजन का है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। 2 को 1 के साथ हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास 2 ही आ गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 था तो हमने यहाँ पर 16 भी लिख दिया, फिर 16 + 2 जो हमारे पास है वो 18 आ गया, 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारे पास है वाटर का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना है, 18 AMU। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इसका जो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर इसको वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। वाटर्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 18 AMU। क्योंकि इस मॉलिक्यूलर मास में हम ज़ाहिर है मॉलिक्यूल्स के मास को निकालने हैं, तो सबसे पहले हमने वाटर का निकाल लिया। उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसा कि वो है ऑक्सीजन की CO2, वो है CO2। इसको हम कैसे, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पर, C+O2। तो C का एटॉमिक मास कितना है, 12, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो 2 है वो वैसे का वैसे रहेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, फिर 12 + 16 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा हमारे पास। फिर अब हम इनको आपस में प्लस करेंगे। जब हम इनको आपस में प्लस करेंगे 12 + 32, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 14 AMU। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको इसका एटॉमिक मास कार्बन के, वाटर के, सल्फ़र के, ऑक्सीजन के, इन सब के याद होने चाहिए, तो इसको निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है, जो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है वो 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। जो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 AMU है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन के बाद इनकी एक वो जो लाइन है वो कर लेनी है कि जी कार्बन का एटॉमिक मास कौन सा है, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, सल्फ़र का कितना है। इसी तरह आप सब के अगर आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक वगैरह इनके ये याद हैं तो आप इजीली ये कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट करना है हमने नाइट्रिक एसिड को, HNO3 को। HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है, हमने इसका मॉलिक्यूलर मास जो है फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल है आपकी बुक में भी दी गई है 9th की फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर में। तो हमने इसको कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है। अगर इनके आपको एटॉमिक मास अच्छी तरह से, ये पूरी लिस्ट दी गई है, अगर आपको पूरी अच्छी तरह से याद है तो ये फाइंड आउट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो क्योंकि ये जो है वो PPSC के पेपर में भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और जो है वो आपके सालाना जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसमें भी पूछे जाते हैं। MCQs के तौर पर भी पूछ सकता है कि HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो टोटल कितना है। अगर आपको पता है कि हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का फ़लाँ है, तो आप उनको अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर जो है वो अपनी बुक पे लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं है तो आप तुक्के से कोई भी लगा लेंगे तो वो शायद गलती हो जाए, क्योंकि वो गलत के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड का HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकालते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के जो वो एटम्स हैं वो कितने हैं, 3 है, 3, और जो है वो कितने हैं, 3 है। तो सबसे क्या किया हमने, हाइड्रोजन लिखा, प्लस नाइट्रोजन है, प्लस 3 जो है वो ऑक्सीजन है।
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो 1 होता है, हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। जो नाइट्रोजन है जो उसका एटॉमिक मास जो है वो 14 है, हमने 14 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन, तो 3 वैसे का वैसे आएगा जैसे ये यहाँ पर था, तो इसलिए हम इसको लिखने के लिए सब पहले 3 लिखते हैं फिर ऑक्सीजन लिखते हैं। तो 3 जो है वो वैसे का वैसे आए थे, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास 16 है, तो 3 वैसे का वैसे आ गया, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 आ गया। फिर हम जो ब्रैकेट में होगी उसको हमने इस साथ वाली जो भी रकम होगी उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इसलिए हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है इसका 48, प्लस हमारे पास उसके साथ जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास था वो कितना है 14 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है। तो अब हम इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे, तो 14 और 1 ये 15 हो गया हमारे पास, और ये है हमारे पास 48। अब टोटल कितना हो गया, $163, 63, क्योंकि ये 63 बनता है, 63 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारे पास हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी आंसर शीट पर कि जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है, नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 63 AMU। 63 हमारे पास AMU मॉलिक्यूलर का मास हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं फार्मूला मास की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास जिसमें जो था उसकी डेफिनेशन थी कि सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। वो वहाँ पर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम बात करेंगे सिर्फ मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसमें। फार्मूला मास, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सारा सेम है जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मास में पढ़ा था, वो उधर भी ऐसे था, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, यहाँ तक सेम है। वहाँ पर कुछ और था, उसमें लास्ट में सब्सटेंस के बारे में आपने बात की थी। यहाँ पर है इन द फार्मूला यूनिट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स। दोबारा देखते हैं इसकी फार्मूला मास की डेफिनेशन क्योंकि है द सम टोटल, मतलब सम मतलब टोटल कर रहे हैं कब, ऑफ द एटॉमिक मासेस को ऑफ ऑल द एटम्स, तमाम एटम्स, इन द फार्मूला यूनिट्स में ऑफ रिस्पेक्टिव कंपाउंड, जो कंपाउंड हमारे पास हैं फार्मूला यूनिट्स में उनको हम सम कर रहे हैं टोटल, तो ये हमारे पास क्या है फार्मूला मास कहलाएगा। तो इसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिख दी है कि जहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो फार्मूला यूनिट्स होता है उसका जो मास होगा वो फार्मूला मास कहलाएगा। दोबारा बताता हूँ आपको, इसकी जो डेफिनेशन है कि आयनिक कंपाउंड्स में, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, उनका जो फार्मूला यूनिट्स होता है, आयनिक कंपाउंड्स का जो फार्मूला यूनिट्स है उनका जो मास होगा, फार्मूला यूनिट्स का फिर जो मास होगा वो फार्मूला यूनिट्स मास कहलाएगा। वो फार्मूला यूनिट्स जो है वो क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। पहले है आयनिक कंपाउंड्स में उनका जो फार्मूला यूनिट्स है, फिर उनका जो मास होगा, फिर फार्मूला यूनिट्स का जो मास होगा उसको हम कहते हैं फार्मूला मास, उसको हम फार्मूला मास। ये उसकी डेफिनेशन मैंने उर्दू में लिख दी है, आप लिख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में उनका जो फार्मूला यूनिट्स होता है फिर उनका जो मास होगा उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि आयनिक कंपाउंड्स में, ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इन आयनिक कंपाउंड्स को हमेशा किस से ज़ाहिर करते हैं, कौन से सिंबल्स में इसको जो आयनिक कंपाउंड्स को हम ज़ाहिर करते हैं, तो उसको हम जो है वो फार्मूला यूनिट्स, उसको हम फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर करते हैं।
आयनिक कंपाउंड्स को हमेशा फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने डेफिनेशन लिखनी है कि आयनिक कंपाउंड्स में उनका जो फार्मूला यूनिट्स है उसका जो मास है फार्मूला यूनिट्स का वो फार्मूला मास कहलाएगा। फिर हम इसको मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस फार्मूला को आयनिक कंपाउंड्स को हमेशा फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल्स इस फार्मूला इस कंपाउंड्स के अंदर, इस आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वो कोवलेंट रिजल्ट में जो भी बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दोबारा बताता हूँ आपको, आयनिक कंपाउंड्स में इनका जो फार्मूला यूनिट्स होता है उसका जो मास होगा वो फार्मूला मास कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स को हमेशा फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। इन आयनिक कंपाउंड्स को हमेशा फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास के जो मॉलिक्यूल्स हैं कोवलेंट रिजल्ट में जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास कोवलेंट रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है, कोवलेंट रिजल्ट्स के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है हमारे पास उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में जो प्रोडक्ट बनती है, इन आयनिक कंपाउंड्स में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, इन आयनिक कंपाउंड्स में जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनती है उसे फार्मूला कहते हैं, उसको हम फार्मूला कहते हैं। तो इसलिए तो ये मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इन मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट में है जो हमारे पास कंपाउंड बन गया, हमारे पास एक चीज़ बन गई है, एक चीज़ बन गई है, उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि कैल्शियम CaCO3 इसकी एग्जांपल है हमारे पास। उसका हमने फार्मूला मास निकालना है। सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है NaCl। इसका हमने, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसका हमने फार्मूला मास निकालना है। फार्मूला मास सोडियम क्लोराइड का कैसे निकलेगा, तो उस हमने क्या करना है, सबसे पहले Na+Cl ऐसे लिखना है। लिखने के बाद फिर इसका हमें मालूम होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या है, हमें Cl का भी Na का भी मालूम होना चाहिए कि जी Na का जो एटॉमिक मास है वो ये है, और Cl का भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ये जो लिस्ट है बुक में दी गई है, अगर वो लिस्ट आपको अच्छी तरह से याद है तो उनके आप अच्छी तरह से मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको वो लिस्ट अच्छी तरह से याद नहीं है, वो लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूँगा, अगर वो लिस्ट आपको अच्छी तरह से याद नहीं है तो आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये MCQs में ज़्यादातर आते रहते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए हमारे पास सबसे पहले Na जो है वो उसका जो एटॉमिक मास है वो है 23 प्लस Cl है, इसका जो एटॉमिक मास है हमारे पास वो है 35.5। हमने अब क्या करना है, इनको प्लस करना है यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला हम निकाल रहे हैं इसका सोडियम क्लोराइड्स का। हमें कैसे पता चलेगा इसका फार्मूला मास ये है, क्योंकि बुक में डायरेक्ट दिया हुआ था कि इसका फार्मूला यूनिट्स जो है वो टोटली ये है AMU, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली करेंगे कि ये कैसे, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन भी आती हैं और इसी तरह ये मिलता जुलता टॉपिक इसमें है। जब हम इनको आपस में कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 58.5 AMU। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जी जो NaCl का जो एटॉमिक मास फार्मूला मास है फार्मूला मास इज़ 58.8 AMU। AMU अपना लाजमी लिखना है।
एटॉमिक मास यूनिट। तो आप लिख सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास है वो 58.5 AMU है। हमारे पास एक इसी तरह आप लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया NaCl है सबसे पहले, इसकी एग्जांपल है हमारे पास बुक में कि फार्मूला मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने Na लिखना है, फिर आपने Cl लिखना है। Na का जो एटॉमिक मास है वो 23 है और Cl का जो 35.5 है। इनको आपस में हमने करना है कैलकुलेट, प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 58.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लास्ट में हमने लिखा कि सोडियम क्लोराइड्स का जो फार्मूला मास है वो है 58.5 AMU। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है CaCO3। एक और एग्जांपल है CaCO3 कि जी इसको कैसे करना है हमने Ca सबसे पहले लिखना है, उसके बाद फिर लिखना है CO3। जो Ca है हमारे पास उसका जो एटॉमिक मास है Ca का वो है 40। वो कितना है हमारे पास 40 प्लस CO3, इसको तो हम 3 को तो हम अलग लिखेंगे, ये तो मतलब इनसे अलग है। तो अब ये जो CO इनका क्या है, फिर C का है हमारे पास 12, फिर C का 12 है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 3 प्लस 3 वैसे का वैसे आएगा। फिर O जो है ऑक्सीजन उसका है 16, कुछ इस तरह लिखना है। फिर हमने इसको दोबारा 40 प्लस 12 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो ये आता है 48। अब हम इनको तीनों को आपस में प्लस करेंगे। जब हम इनको आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 100 AMU। हमारे पास 100 AMU। तो हम कह सकते हैं कि CaCO3 का जो फार्मूला मास है वो 100 AMU है। इसी तरह हमारे पास इसके साथ एक और जो वो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल भी आपको बताते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट K2SO4 ये हमारे पास है। हमने इसका ये न्यूमेरिकल बुक में दिया गया है, बाज़ औक़ात ये एग्ज़ाम में भी आ जाता है। तो उसको हम कैसे इसका जो है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फार्मूला यहाँ पर लिखना है कि पूरा मास ऑफ K2SO4। तो सबसे पहले है हमारे पास K है प्लस और फिर 2 है, फिर S है, उसके बाद फिर जो है हमारे पास O है, फिर हमारे पास 4 है। उसके बाद हमारे पास जो K है पोटाशियम है K, उसका जो एटॉमिक मास है वो है 39 है। उसके बाद हम आ जाते हैं S की जानिब। S क्या है हमारे पास, S जो है वो हमारे पास 33। उसके बाद हम आते हैं O की जानिब। ऑक्सीजन O का होता है 16 प्लस हमारे पास है 4। तो आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, K है, S है और
ये जो ऑक्सीजन ये इसका है, ये इसका है और ये इसका हमारे पास K2SO4 पोटाशियम सल्फेट K2SO4। हमने इसको फाइंड आउट करना है कि इसका जो फार्मूला मास है वो कितना है। तो आइए देखते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 39 + 33 + 16 को 4 पे हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 64। अब हम इनको आपस में जब प्लस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 174 AMU। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पोटाशियम सल्फेट K2SO4 इसका जो फार्मूला मास है वो कितना है 174 AMU। ये था हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो बुक में दिया गया है 5.8 शायद। हमने क्या करना है, कैलकुलेट किया हमने पोटाशियम सल्फेट को K2SO4। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लिस्ट बुक में दी गई है उनके एटॉमिक मासेस भी दिए गए हैं, जैसा कि K का हमें मालूम होना चाहिए, S का मालूम होना चाहिए, ऑक्सीजन का मालूम होना चाहिए। तो इस तरह हमने पहले इसको अलहदा करेंगे K को, फिर 2, ये जो 2 है ये वैसे का वैसे रहेगा, ये जो 4 है ये वैसे का वैसे रहेगा, ये जो 4 है ये जो हमारे पास O जिसका एटॉमिक मास होगा मतलब 16 है तो 16 × 4 हो जाएगा। इसी तरह ये जो 2 है पहली वाली रकम के साथ ये जो है K के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर 39 तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर है वो पोटाशियम सल्फेट का एटॉमिक मास यूनिट आ जाता है, वो है 174। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री स्पीशीज़। केमिस्ट्री स्पीशीज़ में सबसे पहले हमारे पास आयन क्या होता है। आयन, व्हाट इज़ आयन? आयन की डेफिनेशन क्या है, कितनी फॉर्म में होते हैं, आयन के ऊपर इसके चार्ज कौन सा होता है, इसके ऊपर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल किया था जो बुक में दिया गया, उसके बाद हमारे पास है केमिस्ट्री स्पीशीज़। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ आयन, आयन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज़ आयन, आयन क्या है। द एटम कहता है कोई एटम है या फिर ग्रुप या फिर एटम का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम। सबसे पहले एटम है तो कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम्स का ग्रुप, कोई भी एटम का ग्रुप हो सकता है जिसके ऊपर कहता है चार्ज तो होगा, चार्ज ज़रूर होगा, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ज़रूर होगा, मगर होगा कौन सा ये उसकी मतलब नौइयत दे के हम बताएंगे कि ये लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम बताएंगे कि उसके ऊपर कौन कौन सा चार्ज होगा, उसकी कितनी किस्में हैं। द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैव चार्ज। एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का मजमुआ जो है उसके ऊपर चार्ज तो ज़रूर होगा, लेकिन वो होगा कौन सा हम उसकी निस्बत दे के बताएंगे, उसको हम कहते हैं आयन। आयन जो है ये कितने किस्म के होते हैं। आयन जो है ये बेसिकली 2 टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कैटाइंस और दूसरी है हमारे पास एनाइंस। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैटाइंस पर कौन सा चार्ज होता है और एनाइंस पर कौन सा चार्ज होता है। तो ये MCQs भी आता रहता है 9th केमिस्ट्री में कि जी कैटाइंस पर कौन सा चार्ज होता है और आयनाइंस पर कौन सा चार्ज होता है। MCQs में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आप बता सकते हैं कि फिर एग्जांपल्स के तौर पर भी आता है कि ये जो एग्जांपल है ये किसकी है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है और ये किस एनाइन से मिलता है या कैटाइन से मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के जो पास्ट पेपर्स हैं अगर आप उसको देखें तो उनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो सवाल हैं, ज़्यादातर इसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन आता है। आप तकरीबन हर पेपर में इसका क्वेश्चन आता रहता है कि जी
उसके ऊपर कौन सा चार्ज है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। इसके अलावा जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि जी कैट आयन पर कौन सा चार्ज होता है और एन आयन पर कौन सा चार्ज होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि कैट आयन्स पर जो वो डिटेल में भी पूछ सकता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है और दूसरे के ऊपर एन आयन्स पर नेगेटिव चार्ज क्यों है। तो उसको हम समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सबसे पहले इसकी, क्योंकि दो टाइप्स हैं, सबसे पहले हमारे पास कैटाइंस और दूसरे पे है एनाइंस। ऐसे एटम्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैटाइंस है, ये एनाइंस है, इसके ऊपर नेगेटिव, हम सीख गए कि जी इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हम कैसे मतलब डिफरेंस इसका कैसे जानेंगे कि उसके ऊपर पॉजिटिव है और उसके ऊपर नेगेटिव है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम प्लस से शो करते हैं, ये प्लस, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम माइनस से शो करते हैं। एक तो ये डिफरेंस है, और दूसरा ये कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना लूज़ कर देता है, दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो कमी, जब भी कमी आती है तो उसके ऊपर जो सा भी एलिमेंट होगा अगर कमी आती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पर एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, हमने देखना है कि चार्ज आता क्यों है। तो ये देखेंगे कि एनाइन पर नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसमें जो इसके लास्ट शेल में तकरीबन 5, 6, 7 जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपनी कैपेसिटी को बरकरार रखने के लिए अब दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स वसूल करते हैं, मतलब गेन करने की सलाहियत इनके अंदर मौजूद है, तो इसलिए इनके ऊपर फिर नेगेटिव का चार्ज आता है, इसलिए हम इनको एनाइंस कहते हैं। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है गेन करते हैं, ये अपनी कैपेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर सलाहियत होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एनाइंस के ऊपर इनके अंदर सलाहियत नहीं होती, कैटाइंस के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको दे देते हैं, इसलिए कैपेसिटी अपनी कैपेबिलिटी सलाहियत को बरकरार रख सकते हैं एनाइंस, जबकि जो कैटाइंस हैं ये अपनी सलाहियत बरकरार नहीं रख सकता, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। यही फ़र्क है एटम्स में। इसकी जो डेफिनेशन है कि एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैव चार्ज। एटम या ग्रुप एटम्स का कोई मजमूआ जिसके ऊपर चार्ज हो उसे हम कहते हैं आइन। आइन दो किस्म के होते हैं, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दे देता है दूसरे को, ये जो है गेन कर लेता है, इसलिए इसके ऊपर जो गेन करता है जिसके पास पावर होती है उसको हम माइनस नेगेटिव से शो करते हैं, और जो अपनी सलाहियत खो देता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे डोनर है, फ़र्ज़ कर लें, ऐसे समझ लें अगर एक बंदे ने दूसरे को खून दिया है, दूसरे मरीज़ को, जो देने वाला है खून, जो खून देने वाला है वो है कैटाइन और जो लेने वाला है वो है एनाइन, क्योंकि दूसरे ने खून लगवाया लिया पहले से, जो पहला है वो कैटाइन है, देने वाला जो पेशेंट था, मरीज़ था हमारे पास, वो एनाइन है, कुछ क्योंकि उसने मरीज़ से अपनी खुराक ले ली है, क्योंकि वो अपनी सलाहियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए पहले से अपनी खुराक, अपनी कैपेसिटी जो है वो पूरी कर ली है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी कुछ एग्जांपल्स और इनमें डिफरेंस क्या है। शॉर्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस है दोनों के दरमियान, कैटाइंस
चार्ज के दरमियान प्लस एनायंस चार्ज के दरमियान। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आयन्स क्या होता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, उसकी कितनी किस्में हैं। आयन्स जो हैं कि कोई भी एटम या एटम्स का मजमूआ जिसके ऊपर चार्ज हो उसे हम कहते हैं आयन। फिर उसकी दो टाइप्स थी, एक एनायन थी, एक कैटायन थी। एनायंस के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है और कैटायन्स के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव का चार्ज होता है कैटायन के ऊपर? क्योंकि वो एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इसलिए उसके ऊपर कमी जब होती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। और एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि वो एक जो पॉजिटिव वाला जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो कैटायन जो है वो ले लेता है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और देने वाले के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है। फिर हम इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस में क्या हो रहा है। कैटायन्स, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज बनता है इसमें क्या है कि एन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, एटम या एटम्स का मजमूआ, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कैटायन्स कहते हैं। और एनायंस में ये है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब जिसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। एन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, एटम्स या एटम्स का मजमूआ हैव नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, उसको हम कहते हैं एनायन। इसके एग्जांपल भी हम लास्ट में देखते हैं। नंबर 2 है डिफरेंस, जो आपने ये पेपर में भी आता रहता है कि डिफरेंस बिटवीन कैटायन्स और एनायंस विद एग्जांपल, एग्जांपल्स के तौर पर भी आ सकता है, एग्जांपल्स के बगैर भी आता रहता है क्वेश्चन। एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए तो इसकी एग्जांपल्स में आपने वो बना के दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे लूज़ हो रहा है और वो दोबारा और दूसरा जो है वो गेन कैसे कर रहा है। तो इस तरह ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस पूछे तो आपने सिर्फ ये यहाँ तक और इसकी ये एग्जांपल लिख देनी है, इतना काफ़ी है। इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये ही काफ़ी है। आपने बताना है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, बस आपने मेन पॉइंट लिखना है, उसके अलावा और कोई बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पे है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, यहाँ पर क्या बनता है, कैटायन में कैटायन्स की बनावट होती है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होता है कैटायन्स में। जबकि इस यहाँ पर क्या बनता है फॉर्मेशन ऑफ एन, यहाँ पर एनायंस नेगेटिव चार्ज की बनावट होती है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनता है। ये इलेक्ट्रॉन देता है इसको, ये ले लेता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर इसके पास 7 थे तो इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन वसूल कर लेगा, तो ये 8 ऑक्टेट इसका मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल को मुकम्मल करने के लिए यहाँ से एक शेल ये लेगा। जब ये यहाँ से ये लेगा तो उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए हम उसके ऊपर एनायन कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसने खींच लिया है एक इलेक्ट्रॉन को, इसने दे दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा। जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका जो लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट शेल है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, वो रिमूव हो गया, वो हट गया, उसने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, इसलिए और वो जो लास्ट में तीसरा जो शेल है वो गायब हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है कैटायन्स और फॉर्म, कैटायन और फॉर्म बनते हैं व्हेन हैव लूज इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है उसके बाद कैटायन्स बनता है फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एटम्स बनाया है, एक एटम हमारे पास जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, दूसरे में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 हैं, और तीसरे में ये जो लास्ट वाला है तीसरा, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर है भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कैटायन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए क्योंकि ये जो लास्ट में 1 है, 1 के पास इतनी सलाहियत नहीं होती खींचने की जितने 5 6 या 7 में होती है। जाहिर सी बात है अगर एक साइड से 5 6 7 बंदे हों, एक तरफ से एक बंदा हो, तो अगर एक रस्सी को खींचे तो जाहिर सी बात है वो 3 जो बंदे हैं वो खींच लेंगे 1 को, जाहिर सी बात है 1 तो नहीं खींच लेगा 3 को, इसलिए इसके ऊपर जो 3 हैं वो खींच लेंगे इनको, ये जो है इनकी तरफ चला जाएगा। तो इसलिए जो इनकी तरफ चला लूजिंग कर देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो गेन कर लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वैसे भी हमारे घर में जो वायर होती हैं उसमें सिर्फ 2 जो हैं वो होती हैं, एक ब्लैक कलर की होती है, एक रेड कलर की होती है। एक में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो रेड कलर की होते हैं उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जो ब्लैक कलर की होती है
उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो रेड वाली है उसमें करंट होता है, उसको हम नेगेटिव से शो करते हैं। और जो जिसमें अर्थ होता है, जो हम ज़मीन से भी ले सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हम ज़मीन से भी अर्थ ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं उसके खंभे के बिल्कुल साथ ही जो अर्थ जो है वो ज़मीन से निकाला जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, क्योंकि सिर्फ करंट तो आ रहा होता है कंपनी से, लेकिन जो है वो अर्थ जो है वो ज़मीन से हासिल किया जाता है। इसलिए इस तरह जब किसी बंदे को करंट लगता है तो उसको अक्सर औक़ात ना ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाता है, ताकि जो करंट है वो अर्थ खींच ले। इसलिए अगर आपके घर में से किसी बंदे को करंट लग जाता है तो फ़ौरन गड्ढा खोद के उसमें उसको बंद कर दें, और कुछ देर के बाद उसके, क्योंकि जब इंसान को करंट लगता है तो उसके जिस्म में करंट जब वो स्टोर हो जाता है, इसलिए तो उसको चाहिए कि गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको रख दें कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए। जब वो करंट बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उसको फिर बाहर निकालें, यह सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर आयनाइंस आर फॉर्म व्हेन एटम्स गेन, जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है एक दूसरे ग्रुप से या दूसरे शेल से, तो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। जिसके एग्जांपल जो है हमारे पास Cl है, O2 है, और कैटाइन में हमारे पास एग्जांपल हाइड्रोजन की है, नाइट्रोजन की है, प्लस Ca की है। और ये एग्जांपल भी मैंने आपको दिखा दी। और एग्जांपल करते हैं इन दोनों की फिगर की फॉर्म में कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है और कैसे इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ करते हैं। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले Na सोडियम की जानिब। Na, तो सबसे पहले हमारे पास एक एटम है, तो उसका ये पहला शेल है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे शेल में सिर्फ 1 है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह से है, 2 8 1, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में सिर्फ 1। पहले में 2 हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे जो शेल है उसमें कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 हैं और तीसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 है। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, हमने इस तरह दिखाना है, +1 इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर दिया इसने। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि ये लूजिंग का निशान है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो पहले शेल थे उसमें 2 थे सिर्फ, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो लास्ट वाला था ये तो हो गया रिमूव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये शेल ही ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ 8 तक ही रहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया है इसको हमने छोड़ देना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उसने एक लूज़ कर दिया है, छोड़ दिया है। तो इसकी फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से होगी, 2 + 8। एक जो था वो 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने लूज़ कर दिया, उसने छोड़ दिया, 1 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 8 इस तरह से आएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, और इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसा कि है हमारे पास Na है, उसने क्या किया, लूज़ किया इलेक्ट्रॉन को, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। यहाँ पर फिर Na है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो कौन सा इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमने देखना ये है कि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाया था कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो जो चार्ज वो जो था वो उसने लूज़ किया है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ गया है। इसी तरह हम देखते हैं
Na प्लस इज इक्वल टू 11p। फिर हमने लिखना है 11e, तो हम लिख सकते हैं 11p इज इक्वल टू 1e, 1 प्लस e लिखना है। उसके बाद फिर है लिखना है हमने 11p प्लस 10e। तो जो लास्ट में हमारे पास आंसर आता है वो है +1। तो सोडियम को जो आंसर है वो है +1। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है कि ये तो उसने लूज़ किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। गेन के ऊपर उसने कैसे गेन किया, तो इस एग्जांपल हम लिखते हैं Cl की एग्जांपल लिखते हैं। ये पहला शेल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। पहले में कितने हैं 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो लास्ट में है उसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको अपना ऑक्टेट, क्योंकि लास्ट में जो है वो 8 शेल होते हैं, लास्ट आखिरी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखना है +1 इलेक्ट्रॉन। अगर गेन करेगा तो हम एरो से पहले लिखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को हमने गेन करना है, ज़रा सुनिएगा, अगर हमने यहाँ पर गेन किया, अगर हम यहाँ पर लिखते 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पर गेन किया है, यहाँ पर हमने गेन किया है, यहाँ पर हमने दे दिया। तो उसको इस फॉर्म में लिखना। अगर लेना है तो यहाँ पर पहले लिखना होगा, अगर हमने देना है तो इस जो लास्ट हमारा आखिरी जो होगा आउटर मोस्ट शेल, उसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहाँ पर लिखना है। इसलिए हम इसमें ले रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम ले रहे हैं। तो इसलिए ये पहला शेल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में कितने थे 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसको अपना ऑक्टेट का मतलब होता है 8। अपना ऑक्टा मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हमने ये इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो क्या करेंगे, पहले में 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था हमने ले लिया, यहाँ पर 7 था और यहाँ पर 8 मुकम्मल हो गए, इसलिए हमने ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो ये हमारी एग्जांपल पूरी हो गई। जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को दिया था वो हमने वहाँ यहाँ पर लिखा था NaCl में, सोडियम में हमने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे को दिया था, लेकिन क्लोरीन में हम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो इसलिए जो गेन करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लिखेंगे कि जी 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमने दूसरे को दे दिया है। तो ये डिफरेंस है, बस यही कुछ करना है। इसके अलावा हमारे पास एक और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से है 288। पहले में 287 है, क्योंकि इसके लास्ट में जो 7 है, 7 आउटर मोस्ट शेल जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 7 है। जब हम ये गेन कर लेंगे तो उसके बाद हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से लिखें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा 1s2 2s2 3s2 2p1 3p1 3s2 इस तरह 4p1, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हमारा एक और भी
टॉपिक है, एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर उसके जो एग्जांपल है, ये जो क्लोरीन Cl की एग्जांपल है, ये एनायन की एग्जांपल है, प्लस सोडियम जो है Na, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन हमने लिया, और इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन एक दिया। जिसने दिया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसने लिया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया है। पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह सी, पहले जो शेल था उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 8 थे, तीसरे में 7 थे। उसको अपना ऑक्टा मुकम्मल करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद हम लास्ट में अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करेंगे, तो उसकी फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से होगी। ये भी एक मेन डिफरेंस है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह होगी और ऑक्टा मुकम्मल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से होती है। ये कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को इस तरह के सवाल। इस तरह आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं कि इसकी एग्जांपल कौन सी है, इनकी एग्जांपल कौन सी हैं। बस यही कुछ था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट और नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।